कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड? सब कॉन्शियस, देखिए तीन लेवल्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो आपका प्रेजेंट में अभी जो अवेयरनेस चल रही है, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये मेरा जो वर्किंग मेमोरी अभी है, ये कॉन्शियस माइंड है। फिर आता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब जो आपकी लर्निंग हुई रहती है, आप उसके वो चीजें रिकॉल तुरंत कर पाते हैं, वो भी अवेयरनेस होती है उसकी, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। जैसे कल परसों आपने सब्जी में क्या खाया, एक हफ्ता पहले पार्ट गेट टुगेदर आपने किया था, तो क्या क्या उस घटनाओं में हुआ। आपने बचपन में क ख ग घ पढ़ा था, एबीसीडी पढ़ा था, पहली बार साइंस का डिवीजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या अंतर होता है, ये सब जो जितनी टीचिंग लर्निंग होती है हमारे कल्चर की, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बहुत सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा होता कह है सकते हैं जिसमें कि क्रिकेट क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हो और उसका कोई शॉट हमने सीखे हैं पहले, पर वो कभी भी वो निकल सकता है, वो सबकॉन्शियस में, वो अनकॉन्शियस में? आ सकता है। आप अनकॉन्शियस माइंड में भी थोड़ा सबकॉन्शियस। डिटेल में बात करें। नहीं नहीं, इस ये इन्होंने सवाल क्या करा ना कि अचानक से कोई थॉट आ गया। फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा का हुक और पोल बहुत अच्छा है, वो अचानक से कभी कभी बॉल पे नहीं आ नहीं, जाता मैं है। ये कह रहा हूँ, हमने हमने एक टाइप का क्रिकेट का शॉट प्रैक्टिस किया है पास्ट में, हम्म, तो कभी कभी खेलते खेलते वो स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। ऑटोमेटिक मतलब आता है। क्योंकि आप उसके उतना ऊपर टाइम नहीं रहता हमारे पास सोचने का कि हम ये टाइप का शॉट खेलेंगे, वो उस मोमेंट के लिए वही अप्रोप्रिएट शॉट बनता है। अगर आप उस पर जोर नहीं देते हो सोचने पे, तो वो अनकॉन्शियस से ही आ रही है। मसल मेमोरी भी इसमें काम करती है अपार्ट फ्रॉम अच्छा अनकॉन्शियस। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मसल मेमोरी वो अलग प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कॉज हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, सिगमंड फ्राइड, देखिए इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज पे इनकी थ्योरीज जो थी ना, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस, बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी। और इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो फैलिक स्टेज में इन्होंने बात करी थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इनकी थ्योरीज रही हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक इस्टेब्लिशमेंट करा, मतलब एक नींव रखी कि अब हम दिमाग के भीतर चीजें देखें, अनकॉन्शियस माइंड में डिग डाउन करें और मेंटल इलनेस का पता लगाएं। कोई रीड करेगा प्लीज, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अंशिका, यू कैन रीड। Okay. Structure of mind, id, instincts, ego, reality, and superego, morality. Psychosexual stages, oral, anal, phallic, latency, and genital. Defense mechanisms, repression, denial, projection, etc. Dream analysis, dream reveal unconscious desires. ओके, तो इन्होंने थ्योरीज पे बात करी, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये नहीं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है ये, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो इन्होंने इसमें बात करा, ईड जो है वो प्लेस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये हमारे सोचने का ना अलग अलग तरीका है। जब आप सोचें अपने दिमाग में आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, तो ये ईड और सुपर ईगो के बीच में क्लैश चल रहा होता है, यही समझ लीजिएगा आप। तो ये सब थ्योरीज बहुत हेल्पफुल रहती हैं हमारे पर्सनालिटी को समझने के लिए, हमारे बिहेवियर का जो कारण है उसको समझने के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बात करेंगे आगे वाले पूरे क्लास में इसके बारे में डिटेल में। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में हम बात करते हैं कि कैसे अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं लाइफ के, जैसे कि यहाँ पे ओरल स्टेज है, 0 से 1 साल तक चलता है। एनल है, ये 1 से 3 साल तक चलता है। फैलिक है, 3 से 6 साल तक चलता है। लेटेंसी है, 5 साल से लेकर पुबर्टी तक चलता है। जेनिटल्स है, ये पुबर्टी से लेकर मतलब एडल्टहुड तक पूरा चलता है। तो इसमें हम देखते हैं ना कि हर एक स्टेज में, साइकोसेक्सुअल स्टेज में ना, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। अगर उसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो वो एडल्टहुड में जाके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये भी विस्तार से बात करेंगे। इसमें फैलिक स्टेज में इन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया कि अब वो बचपन में ही वो जो फैलिक स्टेज है यहाँ पे 3 से 6 साल के बीच में, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति। मतलब कि अब बच्ची है तो उसको अपने पिता के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं, सिगमंड फ्राइड ने करी थी। और एक बेटा है तो उसके माँ के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। तो इस पे बहुत, और फिर उन्होंने इस पे पेनिस एनवी की बात करी थी। ये सारी चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल रही है इनकी। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बहुत ऐसी थ्योरी दी है जो डिफेंस मैकेनिज्म काफी उपयोगी है। और इन्होंने एरोस थेनाटोस की बातें करी हैं।
ये सारी चीजें बताते हैं कि कैसे लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट के चलते हमारा बिहेवियर और पर्सनालिटी शेप होता है। तो सिगमंड फ्राइड का जो बहुत वास्ट सा बात है हम पढ़ेंगे, हल्का सा इनका जो बचपन के बारे में जाना हमने कि जो ऑस्ट्रिया का वो दौर था बहुत दमित दौर था, तो हिस्टीरिया के और आपके स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम समझते हैं, वो सारे सिम्टम्स रिघर कर आ रहे थे, उभर कर आ रहे थे। कारण क्या था? कारण ये था जो ओपन नहीं था समाज, चीजों को बहुत रिग्रेस करता था, ऑपरेशन बहुत ज्यादा था, जो भी हमारे डिजायर है सब हम अपने दबा देते हैं अंदर में, और फिर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अनकॉन्शियस माइंड के प्रति हम अवेयर ही नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा जो 90% बर्फ का गोल जो आइसबर्ग देखा है उसका बहुत बड़ा सा हिस्सा वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। इसके बारे में आप अवेयर ही नहीं रहते हो, वो आपका जो बिहेवियर है, आपका थिंकिंग है, आपका डिसीजन मेकिंग है, वो रेगुलेट करता है। ड्रीम एनालिसिस में उन्होंने बात करा कि कैसे इन्होंने सपना जो होता है, सपना आप फुलफिल समाज में डिपिक्ट नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो पूरा जो अनफुलफिल्ड डिजायर होता है वो आपके सपने में वो आप आता है। ये सारी चीजें उन्होंने बात करी है। तो आगे सिगमंड फ्राइड का इतना रहने देते हैं, आगे भी साइकोलॉजिस्ट का बात करते हैं। इनका क्रिटिक भी बहुत ज्यादा हुआ था और उपयोगिता भी है। जैसे आजकल हम पढ़ रहे थे कि इंसेप्शन एक मूवी है, किसी ने देखा हो, और इंसेप्शन मूवी में कैसे पता चलता है कि अनकॉन्शियस ड्रीम के थ्रू उसमें अनकॉन्शियस माइंड का एक्सप्लोरेशन होता है। फिर एक अभी आप बहुत मूवीज में देखते हो कैरेक्टर जैसे कि जोकर हो गया, बैटमैन हो गया, इनके डिसीजन मेकिंग के दौरान इनका कैसे ईड ईगो सुपर ईगो का क्लैश का जो इंटरप्ले होता है वो दिखने को मिलता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आर्ट में, लिटरेचर में, पॉपुलर कल्चर्स में सिगमंड फ्राइड का अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। अनकॉन्शियस माइंड की बातें हर जगह होती हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का कोई एग्जांपल दे, आपने बोला ना कि इड और सुपर ईगो के बीच में माइंड रहता है, वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वो आगे कोई वैसे इसका क्लास एग्जांपल? होगा मैं समझ ओके। रहा हूँ। आगे इसके मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी इन शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा समझिए एक एग्जांपल से, आप घुड़सवारी कर रही हैं, रथ है, आप घोड़ा है, घोड़ा आपका है, ईड है, आप जो बैठी हैं वो है ईगो, घोड़े को नियंत्रित करने वाली। और जो एक मैप, अब एक डिसीजन मेकिंग है, मतलब मैप, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस रास्ते पे चढ़ना है, इस रास्ते पे नहीं चढ़ना, इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ना, इस नदी में नहीं उतरना, जो आपका मैप होता है वो आपका सुपर ईगो होता है। ईड क्या होता है? ईड बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता होता है, वो प्राइमरी मतलब प्लेजर इंस्टिंक्चुअल प्राइमल इंस्टिंक्ट पे काम करता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो बस सीख करता है प्लेजर एनी हाउ, नो मोरालिटी, नो रियलिटी, नो सोसाइटी, उसको बस प्लेजर चाहिए तो चाहिए। उसको वो बस क्या करता है, जो दिक्कतें होती हैं, डिजायर का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, अनबियरेबल चीजें होती हैं, पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर को सीख करता है। ये हैबिट होता है ईड का। जैसे बच्चा है, बच्चा बोला मुझे रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए किसी तरह, भले मैं किसी का सर काट के रसगुल्ला लूं या मैं चोरी करके लूं, किसी तरह। तो इस प्रकार का ईड का क्वालिटी होता है। डिटेल में आगे बात करेंगे। ईगो, ईगो कहता है कि नहीं, सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हो, तुरंत का तुरंत चीजें चाहते हो, ऐसी नहीं चलती चीजें। समाज भी है, लोगों को देखना भी पड़ता है, समाज को अगल बगल देख लो, इसको कंट्रोल करके, उसको कंट्रोल करके वो चीजें दिखाना चाहता है, रियलिटी को परसीव कराते इवैल्यूएशन के साथ। तो ये क्वालिटी ईगो का है। जैसे आप घोड़ा है, घोड़ा को चलाने वाला कौन है? घोड़ा को नियंत्रित करने वाला कौन है? अगर आप नियंत्रित ना करें घोड़े को तो घोड़ा कहीं भी भाग जाएगा ना। तो आप ईगो जो आप, यस, मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं सवाल जरूर लूंगा। सुपर ईगो, हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो अब आपके मन में जो नक्शा है, अरे इस जगह जाना चाहिए, इस जगह नहीं जाना चाहिए, सूड सूड जहां आता है मोरालिटी, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आपका जो मोरालिटी चीजें आती हैं, ये आपका क्या है? सुपर ईगो का काम है। ठीक है। जैसे कि हाँ, रसगुल्ला नहीं चोरी करना पाप है, तो ये मोरालिटी कौन बता रहा है आपके मन में? सुपर ईगो कंट्रोल करता है। तो ये और डिटेल में बात करेंगे, इससे बहुत सारा डिस्टर्ड वे में पढ़ेंगे। ओके। हाँ, क्वेश्चन पे कोई सवाल? एक मिनट, लेट मी सी।
डियर पार्टिसिपेंट यू कैन प्लीज काइंडली कंफर्म दिस। ओके, कोई सवाल था किसी का? मुझे दिख नहीं रहा है। कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट? या हम आगे बढ़े हैं? आगे बहुत लोगों का पढ़ाया है शिवम ने एक्चुअली, हैंड तो हम रेज किया है। डिस्कशन हम लास्ट में रखने क्या, अगर ज्यादा लंबा डिस्कशन है तो, या हम क्लास कंटिन्यू करें? कालियों का आर्किटाइप्स, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। हेलो। हाँ हाँ शिवम। मतलब जो आपने बोला ना कि अनकॉन्शियस जो पार्ट है, वो अब मुझे ये जानना था कि जो प्लेजर्स हम फुलफिलमेंट करते रहेंगे, ये प्लेजर जो है वो मोमेंटरीली होता है जैसा आपने बोला, अगर प्लेजर्स को हम इंस्टेंट। फुलफिल करते रहे इंस्टेंटेनियस, हाँ मतलब इंस्टेंटेनियस होते हैं, तो प्लेजर को फुलफिल करने का से क्या अनकॉन्शियस में कोई बात जाती है कि केवल मोरल और प्रिंसिपल्स ही बात अनकॉन्शियस में जाती है? मतलब देखिए हाँ समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। जो ईड का लेना देना है ना, वो आपके अनकॉन्शियस से लेना देना है। ईड आपका जो का अनकॉन्शियस से अ, लेना था कि सुपर ईगो का लेना अनकॉन्शियस से लेना देना था? है, नहीं मैं बताऊंगा, सबका सबसे अलग अलग रिश्ता नाता है। सुपर ईगो का अच्छा लेना अच्छा। देना है आपके सबकॉन्शियस से। आपका जो ईगो का लेना देना है आपके किससे? कॉन्शियस। आपका जो डिसीजन मेकिंग कॉन्शियस माइंड से। आपका जो ईड है, ईड के जो प्राइमल, जो बिल्कुल पागल जैसे कुछ भी डिजायर आते हैं अंदर से, वो बहुत जंगली वैसे होते हैं। हम अपने आम भाषा में बात करें तो कुछ भी कर लेगा वो पूरा का पूरा किसमें होता है? हमारे अनकॉन्शियस से ही आता है। गॉट इट? ओह अच्छा, मतलब जितने शिवम ज्यादा आप डिजायर इसको को हम फुलफिल करेंगे ये सब उतना वो ईड है। उतना ज्यादा सॉरी। अनकॉन्शियस को फीड करेगा वो। शिवम आप इसको ऐसे भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें दो बिल्ली आते हैं, एक रेड वाला आता है, एक हरा वाला आता है, और बीच में टॉम रहता है। तो जो रेड अच्छा वाला आता है वो आपका इड है, जो बीच में है वो आपका ईगो है, और जो ग्रीन वाला आता है वो सुपर ईगो है। ओके। तो इड आपको हमेशा बोलता है कि आप जाइए, जिद की तरफ जाइए, आप उसको बस हासिल कर लीजिए, जिद है, जिद है। और इड जो है वो अनकॉन्शियस बेसिस पर चल रहा है, और ईगो जो है वो कॉन्शियस चल रहा है, और सुपर ईगो जो है वो आपका सबकॉन्शियस है। आपके मॉरल्स जो आपको याद आते रहते हैं, मेमोराइज होते रहते अच्छा हैं, मतलब फेडेड, बट वो कभी भी आ सकते हैं याद। कभी भी आ सकते ओके। इसीलिए ना जो जितने रेपिस्ट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, सब ईड डोमिनेटेड होते हैं। तो अच्छा अच्छा। इनके में मोरालिटी, और एक जो समाज का आपने डर कुछ नहीं पांच होता। चीजें बता, पांच स्टेजेस बताए, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, हाँ हाँ ये हाँ। जो बताया कि कौन से एज ग्रुप के बीच में होते हैं, वो उन्होंने बताने के लिए कोई साइंटिफिक मेथड यूज किया था या जस्ट एम्पेरिकली बता दिया कि ऐसा इस एज के बीच में ये होता होगा? क्रिटिक बहुत ज्यादा है, क्रिटिक बहुत ज्यादा है मॉडर्न, अभी सब बात करेंगे इसमें। क्रिटिक बहुत ज्यादा है। एना अभी आएंगी यहाँ पे, सॉरी कैरन हॉर्ना आएंगी, पूरा क्रिटिक है कि कैसे पूरा मेल डोमिनेटेड है, पेट्रियार्कल व्यू है पूरा। और कई लोग बोलते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी पूरी तरह साइंटिफिक ग्राउंड पे नहीं रख सकते इन चीजों को। क्रिटिक तो है इसका, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज भी है। पूरा डीप में एनालिसिस हैं। करेंगे उन्होंने तब आपको सिर्फ पूरा एक सब बात। स्टडी की थी, उन्होंने कोई साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने नहीं स्टडी बहुत बहुत सारे सारे, बच्चों पे की अंशिका, थी। अंशिका बहुत सारी चीजें, मतलब ओके ओके। डिबेट है इस पे, मैं बताऊंगा सर। हम्म। ओके कंटिन्यू करते हैं अच्छा आगे तो टाइम को देखते हुए। हाँ अब्दुल्ला कंटिन्यू। हाँ यार, मैं बस ये कह रहा था कि अभी हम इसके ऊपर सेगमेंट 5 पे तो आगे डिस्कशन होगी ना, कि मतलब क्यों, क्या क्या थ्योरीज थी और क्लास आगे किस का तरह यही है, जो है। अगर आप 4th वीक में देखें तो यही है, 3rd वीक में यही है, हाँ सही यही सही, कर क्योंकि रहे वही हैं मैं कह रहा था ना, अपना। सेगमेंट 5 के बारे में तो बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों है, और किन पे उन्होंने जो थ्योरीज सब वगैरह लगाई डिटेल थी। में बात लेकिन होगा। मेरा एक सवाल अक्सर जो है मैं भी देखता हूँ कि एक सवाल जो आता रहता है कि अगर सिगमंड फ्राइड इस ज़माने में होता तो वो उसका क्या, वुड ही बी कंसिडर्ड एज अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, अगर वो वो अभी अगर एग्जिस्ट करता है? वो अगर आज में होते तो उनको एआई पता होता, कंप्यूटर 1960 में आया है, तो वो उसके प्रति अवेयर हो जाते। तो क्या बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है? बेवकूफ। मतलब तो साइको हाँ, एनालिस्ट। हाँ, अब पता आई नहीं क्या थिंक होते हम लोग। हाँ साइकियाट्रिस्ट तो नहीं होते वो, खैर, लेकिन जो है इतनी बेवकूफ वो थ्योरीज भी ना हिप्नोसिस होती फिर वगैरह उनकी। यूज करते थे, उनके एक गुरु थे, बहुत अच्छी गजब की कहानी है। खैर अब देखिए लंबा डिस्कशन हो जाएगा, टाइम के साथ चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही सही। वो सारे बताएंगे। ठीक है, कालयुग के बारे में बात करते हैं आप। इनके बेटे जैसे थे कालयुग, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट। ये आगे फ्राइड के जो इनकी पूरी सोसाइटी थी जर्मनी में, सिगमंड फ्राइड की, इन्होंने साइको एनालिसिस पे उन्होंने पूरा बनाया था। तो अल्फ्रेड एडलर वगैरह
कार्ल यूंग है, कैरन हॉर्न है, सब एक ही ग्रुप में थे। तो ये लोग अलग हो गए आगे चल के, न्यू फ्राइडियन कहलाया आगे चल के, जो लिबिडो का बस बोलते थे सिगमंड फ्राइड की केवल सेक्स ही है, इट इज ऑल सेक्स सेक्स सेक्स, वो आपके बिहेवियर को ज्यादातर हिस्सा यही रेगुलेट करता है, सेक्सुअल डिजायर ही आपका जो भी हर चीज मतलब सेक्स ही ला देते थे, कुछ भी रीजन है ज्यादातर हिस्सा सेक्स से आ रहा है, तो इससे लोग डिसएग्री करने लगे। तो कार्ल यूंग, चलिए कार्ल यूंग की बात करते हैं। तो कार्ल यूंग के बारे में पहले बात करें, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, इनका जन्म हुआ था 1875 में। समय काल ध्यान रखे रहें क्योंकि उसका परिप्रेक्ष्य क्या सामाजिक दृष्टिकोण था समझ में आने लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ डेट्स वगैरह। अभी से स्लाइड चेंज करो। इसमें कार्ल यूंग का ठीक है। तो ये देखिए, ये फाउंडर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी इनको बोला जाता है। ये इंडिविजुअलिटी, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, आर्कीटाइप्स की बातें करते हैं अपने एनालिटिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। ये जो भी थे पादरी थे, फादर इनके पिता थे और इनकी माँ होम मेकर थी, और बहुत ही धार्मिक माहौल था इनका भी, तो इनकी परवरिश रही है, और बहुत नेचर प्रकृतिवादी थे, और इनका घर बिल्कुल समुद्र के किनारे था। जब ये अलग हो गए सिगमंड फ्राइड से, तो बिल्कुल अलग जाके रहने लगे 4-5 साल बिल्कुल। फिर इन्होंने सोचा समझा, ये बनारस भी आए थे, बनारस आए थे, वर्मा आए थे, श्रीलंका आए थे। सिगमंड फ्राइड की बात क्या थी ना, वो भारत यात्रा नहीं किए थे, उनको बहुत ज्यादा ये जो चीजें क्या बोलते हैं हमारे रीजन को, पूर्व के जो कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको सिगमंड फ्राइड को उतना आइडिया नहीं था। लेकिन कार्ल यूंग जो है ज्यादा यात्रा की, इसलिए यात्रा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अलग अलग कल्चर समझते हो ना। अब उसमें कमी दिखता था कि सिगमंड फ्राइड के थ्योरी में कि उनका जो थ्योरीज थी सभी कल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, वही कमी सबसे बड़ा था उनका सिगमंड फ्राइड का। कार्ल यूंग ने क्या करा, इन्होंने आर्कीटाइप्स की थ्योरी दी, पूरे यूनिवर्सल सिंबल की बात करी, जो है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक लोकेशन में पाई जाती है। ये सब बातें इन्होंने बताई थी अपने एनालिटिकल साइकोलॉजी में। इसमें उन्होंने अपने इंडिविजुअलिटी की बातें करी थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बातें करी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कोई रीडिंग कर दे प्लीज, ताकि मैं इसको वाइंड अप करूं जल्दी से। अभी कौन रीडिंग करेगा? रितेश, यू कैन रीड। रितेश, अगर रितेश नहीं कर रहे हैं तो अब्दुल्ला आप करें प्लीज। अब्दुल्ला, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, पूरा पढ़ूँ ना मैं शुरू से? हाँ पूरा स्लाइड। Carl Jung, 1875-1961, was a Swiss psychiatrist and founder of analytical psychology. Key theories: personal and collective unconscious, deep shared layer of the unconscious mind, archetypes, universal symbols like the hero, the mother, the shadow, introversion and extroversion, major personality orientations, individuation, integrating all parts of self for psychological growth. ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बात करी थी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? दो कॉन्शियसनेस की बात करी थी, जैसा कि उन्होंने बात किया था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में जो हमारे रिप्रेस चीजें होती हैं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं, ज्यादातर सेक्सुअल होती हैं, प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है, ये सब बातें उन्होंने कहा कि सिगमंड फ्राइड ने बस छोड़ दिया। लिबिडो को बताया, लिबिडो एक सेक्सुअल बायोलॉजिकल फोर्स है, और यही जो सेक्सुअल, ये पूरा सेक्सुअली डोमिनेटेड होता है और यही हमारे बिहेवियर को सेव करता है। वहां पर इन्होंने बोला लिबिडो जो है, वहां पर इन्होंने बोला लिबिडो जो एनर्जी है वो केवल सेक्सुअल डिजायर नहीं है, ये आपका मेंटल एनर्जी है, जो आपको अपने ग्रोथ को, अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है। आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सेल्फ ग्रोथ है, जो गोल को अचीवमेंट करने में मदद करता है, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लिबिडो जो शब्द था उसके परिप्रेक्ष्य में कार्ल युंग ने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। हाँ, लाइक विल पावर, या तो एक पॉइंट पकड़ते हैं, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एक सिंबल है,
सिंबल, किसका सिंबल, जैसे कि मदर फिगर, हीरो, एनिमा, एनिमस, डार्क, शैडो, पर्सोना, ये हर एक समाज में पाया जाता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एक सिंबल है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बोल देता हूँ, यूनिवर्सल मतलब कि सभी समाज में, सभी संप्रदाय में, सभी लोकेशन में, सभी धर्म में, सभी कम्युनिटी में, सभी जाति में, यूनिवर्सल बोल दिया, ठीक है। तो एक सिंबल है जो यूनिवर्सल पाया जाता है, सभी धर्मों में होता है, और इसी को बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये हमारे अनकॉन्शियस में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहले से ही निर्धारित होता है, पहले से ही सेटल्ड होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू आता है। इन्होंने ये बात कही थी, जैसे कि अब आगे चल के उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में आगे चल के उन्होंने आर्कीटाइप्स की बताया। आर्कीटाइप्स जो है ना, ये सिंबल जो मैंने बताया, उसी सिंबल को एक शब्द में बोलते हैं, उसको शब्द दे दिया गया है आर्कीटाइप्स, ठीक है। आर्कीटाइप्स में जैसे हीरो हो गया, मदर हो गया, शैडो हो गया। अब ये क्या होता है हीरो, हीरो का मतलब इन्होंने बताया कि सभी धर्मों में एक हीरो फिगर होता है। एक आर्कीटाइप का पार्ट क्या है, हीरो, करेज और ब्रेवरी का प्रतीक होता है। फिर मदर फिगर, मदर फिगर सभी धर्मों में मदरली माँ पूजनीय होती है, ठीक है, ये नर्चरेंस और केयर का प्रतीक होती हैं, सिंबल होती हैं। फिर शैडो, हमारे जैसे यहाँ पे भारत में ज्यादा काली को देखा जाता है शैडो के रूप में। ये डार्क हिडन इफेक्ट ऑफ सेल्फ, जो डार्क हिडन इफेक्ट होता है, जो बहुत रौद्र होता है, जो विध्वंसक होता है, ये डार्क से लेना देना है उसका। काली जैसे हमारे भारत में है, कहीं और है, कहीं और है, अलग अलग ऐसे हर संप्रदाय, हर कम्युनिटी में होती है। एनिमा, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। कार्ल युंग ये बताया, उसी का उन्होंने नाम दिया कलेक्टिव कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो एनिमा, एनिमा का मतलब ये है जो मेल के अंदर ना जो फीमेल का गुण होता है, मेल के अंदर फीमेल का जो गुण होता है उसी को बोलते हैं एनिमा। हर मर्द के अंदर एक औरत होती है, जो इमोशनल एक्सपेक्ट होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है ह्यूमन, वो हमारे अंदर भीतर होता है। शिव पार्वती का एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, अर्धांगिनी बोलते हैं, एनिमस को बोलते हैं। एनिमस, एनिमस मतलब है कि जो फीमेल के अंदर मेल के एक्सपेक्ट होते हैं, मेल के जो क्वालिटीज होते हैं उसको बोलते हैं एनिमस। फॉर एग्जाम्पल रेशनैलिटी, लॉजिक, ये किससे लिंक किया जाता है, ज्यादातर मेल का ही होता है। कन्वर्सेशन में बताया जाता है कि साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा कि फीमेल के लिए मैन आर फ्रॉम द मार्स, फीमेल आर फ्रॉम द प्लूटो, ये किताबें बहुत ज्यादा फेमस है, इन किताबों में बताया गया है कि in every conversation man seek for rationality and logic, apart from this women seek emotionality। तो बातचीत में वो इमोशनल एक्सपेक्ट पे ज्यादा फोकस करती हैं फीमेल्स, और फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, rather than that ये मेल जो है रेशनैलिटी और लॉजिक पे फोकस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जमीनी भाषा में बताएं, अच्छा ठीक है, फीमेल बोल रही है, रिलेशनशिप में अक्सर होता है लड़कों के या लड़कियों के कपल्स के, कि ठीक है फीमेल बोल रही है अरे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, फिर लड़का बोलता है अच्छा ठीक है ये दिक्कत है, तो ये लो सॉल्यूशन, लॉजिक देके चीजें सही कर लेता है, और वहां पे दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, मतलब कि अरे ये तो मुझे सुन ही नहीं रहा है। तो सी सीक फॉर लाइक इमोशनल पार्ट, कि मुझे सुनो, आई डोंट वांट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे मेल के पर्सपेक्टिव से देखे कहते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन ले लो। तो वही सारी चीजें मतलब ये समझने में बेहतरी मिलती है एनिमा एनिमस से। तो खैर मैं ऑफ द टॉपिक चला गया था, पर्सोना पे वापस आते हैं। तो ये भी एक आर्कीटाइप्स है। पर्सोना में क्या होता है ना, हमारा सोशल मास्क होता है। ये आर्कीटाइप्स के टाइप्स हैं, सिंबल हैं जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके लिए बहुत नए हैं, ठीक है। तो पर्सोना में बताते हैं कि सोशल मास्क होता है, इसके थ्रू ना हम अपना रियल आइडेंटिटी छुपाए रहते हैं, हमारे अंदर का जो डेविल होता है उसको छिपाए रहते हैं। और ये नेगेटिव एक्सपेक्ट हो गया, पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है पर्सोना का। आप बच्चे के साथ जैसे बिहेव कर रहे हो वैसे मतलब एक अपने प्रोफेसर के साथ बिहेव नहीं कर सकते, अपने माता पिता के सामने जैसे बिहेवियर कर रहे हो वैसे दोस्तों के बीच नहीं कर सकते, जैसे अपने दोस्तों के बीच जैसे कर रहे हो वो अपने माता पिता के सामने नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में पर्सोना का जो हमारा जो सिंबल है, हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस में जो है चीजें एलिमेंट, वो बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस।
फिर उन्होंने एक बात की पर्सनल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है, जिसके मतलब हम अवेयरनेस है हमारे, ये दो, एक होता है अनकॉन्शियस जो हमारा हम अवेयर ही नहीं होते, अनकॉन्शियस हम अवेयर ही नहीं होते, उसमें हमारे आर्कीटाइप्स होते हैं, पूरा माइथोलॉजिकल जो भी सिंबल होता है, एनिमा, एनिमस, डार्क शैडो, मदर, हीरो, ये फिगर सब होता है, ये हमारे अनकॉन्शियस में होता है। अब हम बात करेंगे पर्सनल कॉन्शियसनेस, ये क्या होता है। इन्होंने बताया कि हम ये अवेयर होते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ और ये मेरा, मैं टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, ये मैं अवेयर हूँ ना, तो ये मेरे पर्सनल कॉन्शियसनेस के भीतर आएगा। मैं अभी यहाँ पे आर्किटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पढ़ पा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल कॉन्शियसनेस में आएगा। मतलब कि हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सनल ग्रोथ, वेट अ मिनट, जिसके प्रति हम अवेयर होते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, जिन थॉट्स के प्रति, जिन इमोशंस के प्रति, जिस एक्सपीरियंसेस के प्रति, ये आता है पर्सनल कॉन्शियसनेस में, अकॉर्डिंग टू यूंग, कार्ल यूंग। ये जो हमारा पर्सनल कॉन्शियसनेस होता है ना, ये हमारे पर्सन के सेल्फ रियलाइजेशन को, पर्सनल आइडेंटिटी को, और जो यूनिकनेस को, हर एक इंसान यूनिक है, इसको उसको सेव करता है, फॉर्म करता है, पर्सनल आइडेंटिटी को सेव करता है, फॉर्म करता है। सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको अचीवमेंट में हेल्प करता है, ये हमारा पर्सनल कॉन्शियसनेस। और ये नॉन डुअल होता है, अद्वैत होता है। नॉन डुअल कैसे होता है कि बस ये डुअलिटी में काम नहीं करता, कॉज एंड इफेक्ट में काम नहीं करता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने थ्योरीज में। और आगे चल के इन्होंने एक जनरल पर्सनालिटी का जो सेपरेशन आप बहुत यूज करते हो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, तो इन्हीं की देन है, ये कार्ल यूंग की ही देन है। फिर आगे चल के एमबीटीआई की बातें हैं, ये आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? हम अल्फ्रेड एडलर पे आए। अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1870 में, और 1937 वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इनका देहांत हो गया था। ये ऑस्ट्रिया के थे, यूरोप में, जर्मनी के नीचे वो देश ऑस्ट्रिया, जहाँ का हिटलर भी था, वहीं के थे ये भी। तो मेडिकल डॉक्टर थे ये, और साइकोथेरेपिस्ट है, फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी इन्हें बोला जाता है। ये बात करते हैं कि व्यक्ति को ना ऐसा होल देखना चाहिए, होल, उसका जो पर्सनालिटी है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेस है, सब मिलाकर देखो। ये नहीं कि जैसे एक विकास देवकीर्ति का यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल है, मैं भी देखता था, लोग ज्यादा एडमायर करते इस बात को। व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, चीजें ग्रे होती हैं, मिक्सर होती हैं। तो वहां पे कहने का मतलब है व्यक्ति के पर्सनालिटी को एज अ होल देखना चाहिए, होलिज्म। तो ये बिलीव करते थे अल्फ्रेड एडलर, इनका ये कहना था। और गोल्स जो हमारे हैं, वही हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजन मेकिंग को सेव करते हैं। आप जैसे बिहेव कर रहे हो, आप जैसे डिसीजन मेकिंग ले रहे हो जीवन में, आप लाइक डिसलाइक हैं आपके, ये पता है किससे, सेंटर कहाँ है इसका, कहाँ से फॉर्मुलेट हो रहा है, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, आपके गोल से, अपने जीवन में जो लक्ष्य बना लिए हैं। इनका कहना था अल्फ्रेड एडलर का। इंडिविजुअल साइकोलॉजी में यही सब इन्होंने बातें करी हैं। और इन्होंने इसमें बताया है कि गोल है। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत अच्छी बात करी इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी की। जीवन भर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इंसान जो है जीवन भर अपने इंफीरियोरिटी को, अपने हीन भावना को, कि मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, इंफीरियोरिटी को दबाते रहता है, कम करते रहता है, कम करके वो सुपीरियोरिटी की तरफ सीख करते रहता है, ठीक है। ये कहते थे वो इंसान पूरे जीवन काल में अपने सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी को करता चलता है, सुपीरियोरिटी को पाते रहता है, अचीव करते रहता है। इंसान का एक लक्ष्य होता है बहुत ज्यादा कि मैं सुपीरियर बन जाऊं, तो सुपीरियोरिटी इसके पूरे बिहेवियर को सेव करती है सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर। तो इनका सुपीरियोरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस था। सोशल इंटरेस्ट और कम्युनिटी फीलिंग, ये बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेस्ट की, कई लोग बोलते हैं अरे समाज, दुनिया, ये मैं कुछ नहीं मानता, मैं अकेले रहना पसंद है, तो ये इसके खिलाफ थे। ये बोलते थे सोशल इंटरेस्ट होना आपका आवश्यक है, कम्युनिटी फीलिंग होनी आपकी आवश्यक है, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर। तो
इसी के चलते आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, लोगों की मदद करोगे, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। और इन्होंने लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी पे क्या बात करी थी, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है, ये आपके गोल से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके वैल्यू से शेप होती है। ये सब बातें हुई थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। आगे बात करते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई पढ़ेगा ये पूरा बात? सुनीता जी आप पढ़िए। Inferiority complex, feelings of inferiority and drive personal development, striving for superiority, fundamental human motivation, social interest, healthy individuals shows interest in the welfare of other, earth order theory, firstborn tend to be the leaders, secondborn competitive, only children mature but perfectionist. थैंक यू वेरी मच। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में इन्होंने बात करा है। इंसान के अंदर ना बचपन से जब वो पैदा होता है, देखता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। असल बात में अगर एल्फ्रेड एडलर के जीवन शैली की बात करें तो इनके पिताजी जो थे ना, ये भी धार्मिक इनका बहुत परिवार था, और बचपन में बहुत कमजोर, बहुत बीमार रहते थे। सबकी जो ये थ्योरी बनी है ना, इनके कहीं ना कहीं इनके लाइफस्टाइल से, इनके जो बचपन का पास्ट है उससे प्रभावित बहुत ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है। एल्फ्रेड एडलर को बचपन में कुछ दिक्कतें और निमोनिया वगैरह बहुत रहता था, हमेशा बीमार कमजोर रहते थे। तो इन्होंने फील किया है कि मैं हमेशा इतना कमजोर हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, और आगे लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं, इतने बलवान हैं, बलशाली हैं। तो ये जीवन में खुद इन्होंने जो है देखा कि सुपीरियरिटी की चाह इनको रही है, और भी लोगों को देखा इन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना बनाया, थ्योरी बनाया। बोला कि इंसान जीवन भर अपने जो इंफीरियरिटी की जो ड्राइव है उसको कम करना चाहता है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो एक इंसान के अंदर बचपन से वो लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, हो ही जाता है। हम जब छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, हम दूसरे पे, अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं, तो इन्फीरियरिटी तो बचपन से ही रहती है। और वही जो इन्फीरियरिटी हमारे बचपन से ही होती, फिजिकलिटी से शुरू होती है, वो जिंदगी भर हम उसी को खत्म करने के लिए, जो हमारे दिमाग में बस को खत्म करने में हम लगे रहते हैं। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, तो जो फंडामेंटल मोटिवेशन होता है इंसान का, फंडामेंटल जो बिल्कुल मूलभूत मोटिवेशन का जो कॉज होता है, कारण होता है, वो होता है किसके कारण? सुपीरियरिटी से ही आता है। तो सुपीरियरिटी की चाह जो होती है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इंसान के जीवन में, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर। सोशल इंटरेस्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरे की मदद करने से। और यहाँ पे ना जो हमारी माँ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर माँ ने अच्छा सोशल इंटरेस्ट डेवलप करा दिया तो वो आगे चल के सामाजिक रहेगा, समाज के लिए अच्छा भला करेगा। अगर माँ ने इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं कराया तो हमेशा वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का रहेगा, अपने सेल में ही रहेगा। तो ये बहुत, इन्होंने माँ का जो रोल है बहुत ज्यादा बताया है एल्फ्रेड एडलर ने। बर्थ ऑर्डर सबसे प्रसिद्ध इनका थ्योरी का यही बात है, बर्थ ऑर्डर पे। इन्होंने पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि आपका जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, जो एडल्टहुड के बिहेवियर है, ये किसका लेना देना, इसका लेना देना किससे है? आपके बर्थ ऑर्डर से है। मतलब कि आप अपने माता पिता के पहले बच्चे हो तो आपकी कुछ क्वालिटीज होंगी, आप जब बड़े होगे। आप दूसरे बच्चे हो तो कुछ क्वालिटीज होंगी, तीसरे बच्चे हो तो कुछ क्वालिटीज होंगी, या बीच के हो तो कुछ क्वालिटीज होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉर्न, ज्यादा जो अभी इससे भी डिटेल में बातें होंगी, अभी बस मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट बॉर्न जो बच्चे हैं वो ज्यादातर लीडर्स होते हैं, इन मेजोरिटी, इन जनरल लीडर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, फॉर एग्जांपल मेरा भाई भी है, मुझसे बड़ा है, तो इसके में मैं ये बातें देखता हूँ, काफी हद तक मैंने जितना ऑब्जर्व करा ये बातें सही निकली हैं। सेकेंड बॉर्न कॉम्पिटिटिव होता है, एडेप्टेबल होता है, वो किसी भी परिस्थिति में, सेकेंड बॉर्न ही हूँ वैसे, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जाके मतलब अडॉप्ट कर लेता है। वो एम्बिशियस होता है बहुत ज्यादा। और जो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा होता है वो मैच्योर ज्यादा होता है, वो ज्यादा परफेक्शनिस्ट होता है, और वो दूसरों से इंटरेक्ट करने में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और इन्होंने अपने थ्योरी से ये बताया था कि सिबलिंग्स का जो इंटरेक्शन है, आपका बर्थ जो ऑर्डर है, ये आपके फ्यूचर को बहुत स्ट्रांगली शेप करता है। इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड का जो सेक्सुअल ड्राइव था, कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की चीजें थी, इसको रिजेक्ट कर दिया था बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को शेप करने में। और ही अंडरस्टैंड ह्यूमन मोटिवेशन इन सोशल कम्युनिटी। उन्होंने बोला कि ह्यूमन का जो मोटिवेशन है जो आता है, उसका डेवलपमेंट होता है सबसे बेस्ट सोशल एक्सपेक्ट में ही हो सकता है।
और इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है स्ट्राइव करता है अपने पूरे जीवन भर में सुपीरियरिटी को अचीव करने के लिए, उसकी चाह सबसे ज्यादा रहती है कि मैं सुपीरियर हो जाऊँ, सुपीरियर हो जाऊँ, सुपीरियर हो जाऊँ। तो ये थे अल्फ्रेड एडलर की कहानी। अब हम कैरन हॉर्नाई के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल साइकोलॉजिस्ट, क्रिटिक ऑफ बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे। अभिषेक आप पढ़ोगे, आपने इनकी किताब पढ़ी है अगर हो तो? अभिषेक ने, सॉरी संदीप। एक मिनट में, हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 1 मिनट। अभिषेक स्लाइड प्रॉपर खोलो, ये वाला नहीं, कैरन हॉर्नी वाला खोलो। Okay, so Karen Horney was born in 1885 and died in 1952. Was a German psychoanalyst who challenged Freud's theories, especially about women. Her key theories are basic anxiety, stemming from early childhood experience, and neurotic needs. 10 needs, which says 10 needs divided into moving toward, against, or away from people. And third one is womb envy. Men, men envy women's reproductive capabilities. And fourth is real versus ideal self, which is psychological health, means aligning the real self with aspirations. ओके, पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़ लिया। तो कैरन हॉर्ने के बारे में बात करते हैं। शिवम जी, आपने बात करा था ना कि क्रिटिक कौन सबसे बड़ा रहा है सिगमंड फ्रॉइड का, ये रही हैं। जो पेनी सेनवी की बात करी थी ना कि महिलाएं अपने डेवलपमेंट के दौरान, ग्रोथ के दौरान इंसान के पेनिस होने के नाते उनसे ईर्ष्या करती हैं, तो अजीब सा बात उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था। तो इसकी सबसे बड़ी क्रिटिक रही है कैरन हॉर्नाई। खैर ये चीजें पहले बताया, अब इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, कैरन हॉर्नाई के जीवन शैली के बारे में। इनका जन्म 1885 में हुआ था, 1952 में डेथ हुआ था, और ये जर्मनी की थी। इन्होंने फ्राइड के बहुत सारे थ्योरीज को क्रिटिक किया था, कॉन्ट्राडिक्ट करा था, स्पेशली अबाउट वुमेन। और उस वक्त ना उस समाज में जो था, साइकोलॉजी के फील्ड में बोलबाला हमेशा से मर्दों का ही रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम योगदान रहा है हर एक फील्ड में, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा कम योगदान था। तो इन्होंने, जैसे कोहलबर्ग थे, एक मोरालिटी प्रिंसिपल को बनाने में उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा थ्योरी दिया था, वो पूरा का पूरा मेल डोमिनेटेड था। तो ये बहुत सशक्त, एक बहुत रिबेलियस महिला आई साइकोलॉजी के फील्ड में। इन्होंने सबका विरोध किया, बोला कि पर्सपेक्टिव फीमेल्स का भी होना चाहिए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वुमेन का इंक्लूजन इन साइकोलॉजी में। इनका जो बचपन था, इनके जो पिता थे ये कैप्टन थे जहाज पे, इनकी माता होम मेकर थी। इनके जो पिता थे बहुत ही रिजिड, बहुत ही क्या बोलते हैं, इमोशनली इग्नोरेंट, ऑथोरिटेरियन थे, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग टाइप के थे, पेरेंट्स टाइप के थे। अदरवाइज इनकी जो माँ थी बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही काइंड थी, बहुत ही लविंग थी। तो ऑब्वियसली मतलब इन्होंने इसी के ऊपर, और फिर इनका जो, इनके जो भाई थे, ये पढ़ने में क्या होता था ना, ये थोड़ा दिखने में इनको ऐसा लगता था बचपन में कि मैं दिखने में उतनी सुंदर नहीं हूँ, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी, मैं टॉप करूंगी। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा टॉप अपने क्लास में परफॉर्मर रहती थी, बहुत पढ़ती लिखती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके बावजूद इनको इसके बावजूद इनको उतना अप्रिसिएशन, वैलिडेशन नहीं मिलता था। वहीं लड़का होने के नाते इनके भाई को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था, ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। तो ये सब हिट बचपन से ही रहा है। और ये थोड़ा ना परमिसिव रही हैं, मतलब कि हाँ जी मैं करती हूँ, ऐसा जो लड़कियां होती है ना सबका, तो ये बचपन से इनका जो पर्सनालिटी ऐसे ही रहा। देखा कि मैं गुड गर्ल बन के रह रही हूँ, तो लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, इसका कोई कीमत नहीं है। तो अचानक से रेबल आया इनके अंदर, अपनी पूरी पर्सनालिटी ही शिफ्ट कर ली इन्होंने। तो ऐसा कुछ बहुत इनका और भी घटनाएं इनके जीवन में ऐसे रही हैं। इसी को लेकर इन्होंने अपने खुद जीवन शैली से ज्यादा प्रभावित होकर और भी समाज में महिलाओं को ऑब्जर्व करके अपना थ्योरी बनाया। सिगमंड फ्रॉइड से ये काफी जुड़ी थी, साइको एनालिसिस के सोसाइटी में जुड़ी थी, जो 1905 के आसपास बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। तो खैर आगे बात करते हैं, बेसिक एंजाइटी की बात करते हैं। बेसिक एंजाइटी, हर बच्चे के, इनके अनुसार हर बच्चे के अंदर एक बेसिक एंजाइटी होती ही होती है। बचपन से वो पैदा होके
बचपन से इसको वो लेकर पैदा होता है, ठीक है, बचपन के साथ आती है बेसिक एंजाइटी, इनका ये कहना था। और इन्होंने ना आगे इसी बेसिक एंजाइटी के चलते एक न्यूरोटिक नीड पैदा होती है इंसान के अंदर, जो आगे जिसमें न्यूरोटिक नीड जैसे आपका लव, काइंडनेस, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, ये 10 प्रकार का उन्होंने दिया है, न्यूरोटिक नीड्स 10 आते हैं। तो वो 10 बेसिक चीजें हैं हमें चाहिए, जैसे लव, काइंडनेस, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, अटेंशन, वैलिडेशन, ये सारी चीजें हैं 10 के 10 वो है, और भी चीजें हैं, ये न्यूरोटिक नीड्स हैं हमारी। अगर इंसान को ये चीजें मिली 10 के 10 अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने पीयर्स के थ्रू, अपने सोसाइटी के थ्रू, तो इंसान की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं मिली तो दिक्कतें शुरू होती हैं। आगे और भी बातें करा है इन्होंने न्यूरोटिक नीड्स में, जो 10 चीजें हैं, पर्सनैलिटी के तत्व हैं जो हमें चाहिए होता है, जिसको जितना जो चीज मिलेगा उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 3 आगे चल के इसी 10 न्यूरोटिक नीड्स को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि अवे फ्रॉम द पीपल, टुवर्ड्स द पीपल, अगेंस्ट द पीपल। अगर उनको लव, एक्सेप्टेंस वगैरह मिला तो टुवर्ड्स द पीपल जाएंगी, लोगों से बहुत अप्रोच करेंगी पूरे जीवन काल में, एक ह्यूमन बीइंग, एक मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, अगर उसकी नीड पूरी हुई। अगर नहीं नीड पूरी हुई तो वो बिल्कुल रेबेलियस बन जाएगा, अगेंस्ट, बहुत वो थोड़ा स्टर्डी, बहुत स्टबन टाइप का, डोमिनेटिंग टाइप का रहेगा, वैसा इंसान बन जाएगा आगे चल के, तो वो अगेंस्ट द पीपल जाएगा। और कुछ चीजें हैं वही चीजें पूरी हुई, नहीं पूरी हुई, मैं बताऊंगा आगे थोड़ा है चीजें, तो वो अवे फ्रॉम द पीपल होने लगेगा, चीजें लोगों से हट जाने लगेगा। और अगेंस्ट में क्या होता है, वो खिलाफ जाने जाता है, बिल्कुल ना बोल देता है, रेबेल कर देता है। अवे में क्या होता है, अपने सेल में आ जाता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, अपने कटघरे में रहता है अवे में। तो ये न्यूरोटिक नीड से क्या क्या चीजें दिक्कतें आती हैं और फुलफिल हो गया तो क्या क्या अच्छाइयाँ आती है, उन्होंने इसमें न्यूरोटिक नीड्स में बताया कैरन हॉर्नाई में, जो कि आता है आपके बेसिक एंग्जाइटी, जो कि जन्मजात होता है। इन्होंने बोला था कि हर एक बच्चा डिजर्व करता है काइंडनेस, लव, केयर, वैलिडेशन, मिररिंग, जो उसकी बकबक होती है, ओमनीपोटेंट की फीलिंग होती है, बच्चे को बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अटेंशन, वैलिडेशन शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन्होंने ये सारी चीजें इन्होंने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात, और वाकई ये काफी मददगार है। इन्होंने आगे चल के ना वोम एनवी की बात करी, जैसे कि फ्राइड ने बोला था कि पेनिस एनवी होता है, कि औरतें देख के ईर्ष्या करती हैं पेनिस से, क्योंकि उनके पास ये चीजें नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि मेल जो हो तुम लोग एनवी होते हो हम लोगों से, ईर्ष्या करते हो, क्योंकि तुम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, बच्चा पैदा नहीं कर पाते, आपके पास विजाइना नहीं होता, वो जेनिटल्स नहीं होता। इन्होंने अगेंस्ट में ये बातें बोली। तो फिर उन्होंने बोला ना आगे चल के फ्राइड की बात पे, पेनिस एनवी को, कि देखो कारण ये नहीं है, बायोलॉजिकल कारण कोई नहीं है कि मेल के पास पेनिस है इस वजह से हम पूरी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ्राइड की बात को सपोर्ट भी करा था, इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत चलता रहता है। तो इन्होंने बोला कैरन हॉर्नाई ने, ये कारण नहीं है कि महिलाएं उस चीज से ईर्ष्या करती हैं, कारण ये है कि जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके चलते समाज में अनइक्वालिटी है। बहुत सारे अवसर मिलते हैं पुरुष को पढ़ने लिखने का, संसाधन, एक्सप्रेशन करने का, ज्यादा बोलने की अभिव्यक्ति, वोट करने का अधिकार। उस वक्त को पता है स्ट्रक्चर कैसा था। तो इस वजह से महिलाओं के अंदर थोड़ी जो एनवी पैदा होती है। उन्होंने सोशल कारण बताया, नॉट बायोलॉजिकल कारण, ठीक है। तो ओवरऑल इन्होंने अपने पूरे थ्योरी में अर्ली चाइल्डहुड एंजाइटी के बारे में उसका योगदान बताया, बिहेवियर, पर्सनैलिटी को सेव करने में, कल्चरल फैक्टर्स भी बताया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटर्मिनिस्टिक भी थी और वो भी थी, नेचर वाली भी थी, नर्चर वाली भी थी, ये बोल सकते हैं। सो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, हम आगे बात करें कार्ल रॉजर्स की। आगे बढ़ने से पहले किसी कोई सवाल ले लेते हैं, किसी को कोई सवाल, कुछ बोलना है, फीडबैक? चलिए ठीक है। अब बस कार्ल रॉजर्स का बात जल्दी से समाप्त करते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। कल सब लोग पहले ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो कार्ल रॉजर्स जो थे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, चले यूरोप के बाहर। कार्ल रॉजर्स जो थे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत धार्मिक माहौल में पले बड़े, इनके माता पिता बहुत धार्मिक थे और इनके पिता सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करा था
और बचपन से इनका साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था और इनका जो अप्रोच था ह्यूमनिस्ट अप्रोच के थे। ये जैसे अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है ना कि इंसान का जो फ्यूचर है, जो पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, फुली फंक्शनिंग पीपल बनना है हमें, वी आर इनफाइनाइट, इन इस प्रकार का सोच को बोलते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच। तो उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से, फिलॉसफी से ये प्रभावित थे, तो कार्ल रॉजर से प्रभावित थे। ठीक है, ये बताते थे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चाह सभी इंसान के अंदर होती है। फुली फंक्शनिंग पीपल हर एक इंसान बनना चाहता है, वो अपनी एबिलिटी का पूरी तरह से उसको निचोड़ लेना चाहता है अनंतता की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, ये बातें करते थे कार्ल रॉजर्स, क्योंकि इन्होंने काफी माइथो पढ़ा है, माइथोलॉजी पढ़ा है, फिलोसफी पढ़ा है, सभी धर्मों की पढ़ाई करा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हम बायसनेस ड्राइंग का बनेगा, प्रेजुडिस बनेगा, जो थ्योरी बनेगी उसी से इन्फ्लुएंस होगी। तो देखिए यहाँ पे ना, जो देखिए साइको एनालिसिस में एक बात हुआ करता था कि अनकॉन्शियस माइंड को अगर मेंटल इलनेस समझना है तो आप अनकॉन्शियस माइंड को समझो और फ्री एसोसिएशन करो। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है जो भी आपके मन में आ रहा है आप व्यक्त करो, आप उसको एक्सप्रेस करो। जो रिग्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड, जो डिजायर अंदर दबे हैं उसको निकालो, वेंट आउट करो और ये ठीक हो जाएंगे। ये इसमें हिप्नोसिस भी यूज करते थे और साइको एनालिसिस भी का ये तरीका होता था, हिप्नोसिस और फ्री एसोसिएशन। ठीक है, इसमें सब चीजें स्ट्रक्चर्ड होती थी कि यहाँ पे ऐसे टेबल पे बैठना है, ऐसे यहाँ पे उस लाइट में पूरा अंधेरा और उसको लिटाया जाता था, बहुत सारे तरीके होते थे उसमें, थोड़े से अजीब टाइप के थे वो। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने, कार्ल रॉजर्स ने सोचा जो आप तरीके अपना रहे हो साइको एनालिस्ट, बहुत ज्यादा कारीगर नहीं होने वाला है, एक अलग तरीका अपनाओ। क्या वो तरीका है? वो तरीका इन्होंने बोला क्लाइंट सेंटर थेरेपी। वो ज्यादा कंट्रोल थेरेपिस्ट का नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंट्रोल जो है, ज्यादा जो सेंटर्ड होना चाहिए वो क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए, जो व्यक्ति है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और वो कैसे करेगा? वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट होता है, और चीजें अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब होता है हम आपको केयर देंगे, आपको लव देंगे, आपको एक्सेप्टेंस देंगे विदाउट एनी सर्च। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन। आपकी बातें हम सुनेंगे, आपके प्रति एम्पैथी हम शो करेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग हम दिखाएंगे विदाउट एनी जजमेंट। इसको उन्होंने बोला था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो ये तरीका वो अपनाते थे बहुत ही। अगर उनकी वीडियोस देखेंगे ना, ये कार्ल रॉजर्स तो अभी के थे, 1902 से 1980 तक, काफी मॉडर्न माने जाते हैं। तो इनकी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कितने ध्यान से वो सुनते थे बिल्कुल, और इतना बिल्कुल वो कुछ करते थे। और सबसे बेस्ट जो वर्ल्ड की लिसनिंग होती है स्किल मैंने देखा है किसी साइकोलॉजिस्ट में, तो कार्ल रॉजर्स में मैंने देखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से वो सुनते थे। सेल्फ क्लाइंट सेंटर थेरेपी इनका ज्यादा, उस पर इसका ज्यादा मशहूर है, इस वजह से ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि आपका जो रियल सेल्फ, इन्होंने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की बात करी। रियल सेल्फ क्या होता है? आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस और आपका जो खुद का एक्सपीरियंस होता है वो होता है रियल सेल्फ, आप जो खुद हो, रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ जो आपके समाज ने बनाया, जो आप बनना चाहते हो, आपका जो गोल है, आपका जो डिजायर्ड है, आप जो बनना चाहते हो, उसको आइडियल सेल्फ बोलते हैं। तो रियल सेल्फ आप जो खुद हो, आपका स्ट्रेंथ, आपका एक्सपीरियंस, आपका वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सपीरियंस, रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ फिर से रिपीट करते हैं, आपका अब जो बनना चाहते हो, ज्यादातर समाज के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बोलते हैं जो रियल सेल्फ है, आइडियल सेल्फ है, इन दोनों के बीच जितना गैप आएगा, आप जो हो और आप जो बनना चाहते हो, अगर वो चीजें साथ नहीं चली तो मेंटल रिटार्डेशन आएगा, मेंटल डिस्टॉर्शन आएगा, मेंटल इलनेस आएगा। दोनों साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। काफी आध्यात्मिक की तरह ही ये चीजें हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने करी कि, और क्लाइंट सेंटर थेरेपी के अंदर एम्पैथेटिक होना है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि डीप अंडरस्टैंडिंग दूसरे के प्रति होनी चाहिए। पुटिंग योर ऑन फुट टू द अदर शूज, इसको एम्पैथी बोलते हैं। अपना खुद दूसरे के बारे में जानना है तो अपना पाँव दूसरे के जूते में रख के देखो कि कैसा चुभता है, कैसा उसका जूता है, कैसा उसका परिस्थिति है। ऐसा चलता है ना कोटेशन, इसमें एम्पैथी में आपने अगर पढ़ा हो तो।
इम्पैथी होनी चाहिए, जेन्युइननेस होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। आप एक जो आप हो वही होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। भले आपके अंदर कुछ कमियां हैं, भले आपके अंदर कुछ चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा फेक नहीं करना है, ऑथेंटिक रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इनका बहुत अच्छा इसमें कहावत है कि कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं आता, जस्ट बी ऑथेंटिक। आप एक्सेप्ट कर रहे हो आपको को नहीं आता, ऑनेस्टी आपका जो, ये बहुत बड़ी बात है। सो आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ में गैप नहीं होना चाहिए। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात करा था इन्होंने कि हर एक इंसान एट द एंड क्या चाहता है, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। तो पूरा का पूरा ह्यूमनिस्ट अप्रोच है। तो ये था इनका काल अप्रोच का पूरा। ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी आज चलती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी आज पूरा डोमेन है, पूरा जो एक सब्जेक्ट है डेनियल गोलेमैन का, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब बहुत ज्यादा फेमस है, तो सब इन्हीं का नींव रखा हुआ था कार्ल रॉजर्स का 1950 के आसपास। सो कार्ल रॉजर्स का भी लाइफ का बातें हल्की सी और पूरी थ्योरी खत्म हुई। कैरन हॉर्ने का खत्म हुआ, अल्फ्रेड एडलर का खत्म हुआ, कार्ल यूंग भी, सिगमंड फ्रायड भी। तो किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, टाइम तो ज्यादा हो गया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन क्लास आज इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब्दुल्ला, शिवम, सुनीता। इंटरेस्टिंग सेशन था आज का बहुत। थैंक यू, थैंक यू। ओके, शिवम को कुछ बोलना है? आपने बोला ना कि जितना डिजायर्स को फुलफिल करेंगे उतना वो बेंट होते जाएंगे, पर क्या ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा डिजायर डिजायर्स को फुल फुलफिल करेंगे, करने डिजायर को फुल करेंगे तो वेंट नहीं, ये नहीं बात मैंने बोला। मैंने बोला कि जो भी चीजें आपके अंदर मन में है उसको वेंट आउट करेंगे तो आप हल्का फील करेंगे। वो जो मेंटल गार्बेज है वो बाहर निकलना चाहिए, वो बात मैं बोल रहा हूँ। ओके, उसकी बात की मतलब गई अगर है। अनकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारी डिजायर्स है तो हम्म, हम उसको वेंट आउट करने के लिए दो ही तरीका है, या तो उस डिजायर्स को फुलफिल करें या तो माइंड को डाइवर्ट करें, या मतलब एक तरीके से देखिए सप्रेशन। देखिए इस पे ना सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी याद आ गई, वो जो इंस्टिंक्ट वाली थ्योरी थी, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट बताएंगे इसमें। उन्होंने बोला है ना कि हमारे पास जो इच्छा होती है, जो डिजायर होती है, दो प्रकार की होती है। वही डिजायर जो है आगे चल के लाइफ और डेथ में बदल जाती है। हर एक इंसान की चाह होती है जीने की बहुत अच्छे से, और हर एक इंसान की चाह होती है मरने की। जीने की चाह में है कि आपका जो सेक्स है, फूड है, शेल्टर है, और ये सेक्स, फूड, शेल्टर, ये पाने के लिए ना आप प्लेजर की तरफ भागते हो। मतलब प्लेजर, इसको कैथारसिस बोलते हैं। तो ये इसको पाने के लिए ना डिजायर को, ये भी तो डिजायर ही तो है, फुलफिल भी तो है, एक डिजायर ही तो है, प्राइमल डिजायर है। इसको पूरा करने के लिए इंसान जो जो पोएट है, एक क्रिकेटर बन जाता है, एथलीट बन जाता है, गजलकार बन जाता है, आर्टिस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने डिजायर को फुलफिल, वो इवेंट आउट कर रहा है। एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है, एक राइटर क्या कर रहा है, एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर क्या कर रहा है, अपने डिजायर को वेंट आउट ही तो कर रहा है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद हैं, अपनी व्यथा लिख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अपनी व्यथा लिख रहे हैं। ये लोग क्या है, अपने अंदर की बातें अनकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस नहीं हमेशा, लेकिन जो चीजें आपके अंदर अवेयर हो, कम से कम जो आपको रिग्रेस कर रही हैं, और कभी कभी लिखते लिखते भी आपके अंदर अनकॉन्शियस की चीजें बाहर आने लगती हैं, आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आ जाती है, आप अवेयर हो जाते हो, लिख देते हो चीजें। इतना ज्यादा पैब्लो पिकासो का पेंटिंग देखो, विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग देखो, ये सब क्या है, ये सब वही तो है। मतलब इसके और अब बात करें, चलिए डेथ, टाइम ज्यादा हो रहा है, डेथ इंस्टिंक्ट की बात करें, जो दूसरी तरीके की चाह होती है, विध्वंसक होता है ये। हर एक इंसान का मरने का एट द एंड चाह होता है, कभी ना कभी, कभी कभी आते रहता है, कभी आता है कभी जाता है। काफी लोग जाके मणिकर्णिका घाट पे बनारस में बैठ जाते हैं इसीलिए। तो फिर डेथ इंस्टिंक्ट में क्या आता है, जो आपका डिस्ट्रक्टिव नेचर है, आपका जो एग्रेशन है, आपका जो एनवी है, ये सारी चीजें आपके डेथ इंस्टिंक्ट से लिंक्ड हैं, आपका वो डिस्ट्रक्टिव है। तो कई लोग विध्वंसक हो जाते हैं, जैसे कि चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए चिल्ला दिया, गाली गलौज कर दिया, येलिंग कर दिया। तो वो भी तरीका है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन करने का। आपका जो चीजें हैं, आपको चुनना है, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो कि आप एक विध्वंसक बनना चाहते हो। डिजायर को एक्सप्रेस करने का तरीका। और देखिए, बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड, ये बिहेवियरिज्म में हम समझते हैं, बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड सीव्ड। एक बहुत, देखिए कोटेशन याद आ गया वॉटसन का, वो बोलते हैं ना कि किनेर का था या वॉटसन का, सांसी का, अगर सुन रहे तो याद दिलाना,
दोनों एक किसी का था कि आप मुझे एक बच्चा दो, उस बच्चे को मैं चोर बना दूंगा, आतंकवादी बना दूंगा, लॉयर बना दूंगा, साइंटिस्ट बना दूंगा, मैथमेटिक्स बना दूंगा, एक साइकोलॉजिस्ट बना दूंगा, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, उसके डिजायर को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, हम ये कहना था उनका। तो ये डिजायर आपने बोला एक्सप्रेस करने के उसके कई कई सारे तरीके होते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट का अच्छा एग्जांपल है सिगमंड फ्रायड का समझाने के लिए। ओके। सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, भगवत गीता से इतना तो मिलता मतलब जुलता अगर है। कोई जो जो इंसान का भी डिप्रेस्ड होता है तो उसकी हम्म। प्लेजर्स और डिजायर्स बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा खाता है, ज्यादा प्लेजर्स उसको चाहिए। तो पहली ये बात, क्या है? सॉरी फिर से रिपीट करेंगे, डिप्रेशन में जो होता है, अच्छा वो डिप्रेशन पे होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, निराशावादी हो जाएगा, अरे दुनिया अब मैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भला नहीं हो सकता, पहली फीलिंग। मतलब ये डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है? रिलेटेड वही तो नहीं, और भी कारण डिप्रेशन के और भी कारण होते हैं, वो बहुत ये बहुत सारे लोग तो ये भी बताते हैं कि वो इंसान खुल के बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस का सिचुएशन जो सोसाइटी है वैसा होता नहीं है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। एट अच्छा। द एंड इंसान खुल के जीना चाहता है। नहीं नहीं, वो मेरा जब एक वो क्वेश्चन था, डिप्रेशन जिसके रीजन से आया, पर डिप्रेशन आने के बाद प्लेजर्स और डिजायर्स बढ़ क्यों जाती है? अच्छा, डिप्रेशन आने के बाद आपका प्लेजर और डिजायर बढ़ रहा है। मतलब ओके। उसका फुलफिलमेंट बढ़ जाता है। आपने बोला ना कि फुलफिलमेंट मतलब जो भी अंदर डिजायर्स है उसको वेंट आउट करो, पर जब डिप्रेशन आता है तब तो ये डिजायर्स बढ़ जाती है। इसका कोई कैसा, कोरिलेशन मतलब है क्या? कुछ एग्जांपल देंगे, मतलब क्या बढ़ जाता है कैसे? मतलब अगर कोई डिप्रेशन। इंसान डिप्रेस्ड है तो वो ज्यादा खाना खाएगा या ज्यादा मतलब फिर अल्कोहल कंजम्पशन करेगा जिससे उसको और सोएगा प्लेजर जाके। मिलेगा, अच्छा। ओके ज्यादा ओके ओके। सोएगा जिससे प्लेजर उसको ज्यादा मिले। तो इसका कोई वो पता है, कोरिलेशन है क्या? वो प्लेजर के लिए, वो मेन बात वो प्लेजर के लिए नहीं करता, वो अपना जो एंग्जाइटी है ना, जो डिप्रेशन से आता है उसको भूलने के लिए वो करता है। मतलब वो काइंड ऑफ समझता है, वो जिसको जो डिप्रेशन में सबसे ज्यादा उसको एक लाइफ चाहिए होता है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है, जीवन शैली होती है, वो उसको मिल नहीं रहा होता है। तो वो हर जगह तलाशता रहता है चीजें, कभी खाना से, कभी अल्कोहल से, और कई बार ये भी कारण होता है वो चीजों को अवॉइड करने के लिए वो चीजें एक्टिविटी करता है। तो इसका ऑपोजिट ये कह सकते हैं कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा हेल्दी है मेंटली, हम्म। हम्म। मतलब तो उसका प्लेजर इंस्टिंक्ट्स बहुत कम हो जाएगा, प्लेजर और डिजायर बहुत कम हो जाएगा। देखिए, इंस्टिंक्ट डिजायर तो सभी की होती है, ये कभी आप मार नहीं सकते। बस एक सबका अलग अलग प्लेजर लेने का ना एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है। कोई किसी को प्लेजर केवल सेक्स करने में मजा आता है, और ऐसा, और किसी का कोई प्लेजर है किसी को सोसाइटी में किसी का भला करके आ रहा है, समझ रहे हैं? हम्म। तो ये बदल जाता है, आप एक हायर लेवल ऑफ मतलब चीजें चले जाते हो, प्लेजर इंस्टिंक्ट लेने के उसको फुलफिल करने के लिए बदल नहीं जाता है। बस आप एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर लेते हो। किसी को आता है मंदिर तोड़ने में, मस्जिद तोड़ने में मजा आता है, दंगे करने में मजा आता है, वहां से वो प्लेजर ले रहा है। लेकिन वो जो डिजायर है वो तो कभी मरा नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी में। वो बस शिफ्ट हो जाता है, वो क्या कर लेगा आगे, वो पढ़ाने लग जाएगा, वो कोई एनजीओ खोल देगा, जानवरों की मदद करने लगेगा, तो उस पर शिफ्ट हो सकता है डिजायर। वहां से वो अपना स्वार्थ, तो सब होते हैं, स्वार्थ सब कोई होता है, स्वार्थ मतलब में वो इसके चलते वो डिजायर फुलफिल करना चाहता है। बस आप एक सही डिसीजन मेकिंग करके एक बेहतर सोच ले लेते हो डिजायर लेने का। गॉट इट, आई होप। हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि हैविंग अ प्लेजर इज नॉट अ बैड थिंग, बट द वेज इन विच वी डिराइव प्लेजर और कौन इन सा द है वेज वी विच अटेन वो? प्लेजर, वो जो है, हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप वो क्या कॉन्शियस सही रहो तरीके। में, हम जो हम अब डिजायर ले रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं, सोशल को किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रहा है, मैं कम से कम दूसरों को तकलीफ पहुंचा के अपना प्लेजर लूं। ये सब कॉन्शियसनेस वगैरह आ जाती है ना, अवेयरनेस आ जाती है चीजें समझने से। आई थिंक वो एक टर्मिनोलॉजी है, मैं बोल रहा हूँ क्या होती है जिसमें वो ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर होता है। एक तो मैं क्या, इसमें ही साइकोलॉजी में एक टर्म है, हमने वैसे आई थिंक मार्केटिंग में पढ़ी है, मैं वो टर्म मेरे दिमाग से निकल रही है अभी, बट उसमें ये होता है कि हम कुछ भी अगर कुछ काम करते हैं तो वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और उसके लिए होता है, वो इंस्टेंट पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के सेटिस्फेक्शन। लिए। हम्म। पर वो आईओ की बात इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अलग टर्म यूज होता है।
ओके, ठीक है। कहने का मतलब ये रिसोर्सेस आपसे कोई और डाउट है या कुछ पूछना है इसमें? क्या मैं सही से पूरा बात बता पाया? नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है। सुनीता आपका जी कुछ सेशन अच्छा बोल रहा। क्लास? ओके, और किसी को कुछ बोलना है? आप क्लास 1 मिनट में वाइंड अप करते हैं। अच्छा, हाँ यार, मैं एक ये कहना चाह रहा था कि वो एडलर की जो, अगर तुम बता रहे थे ना कि जो एक मदर रोल प्ले करती है इन मेकिंग अ हाँ हाँ, चाइल्ड मोर एक्टिव सोशली, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, तो उसकी पीपल कोई अगर इंटरेस्ट लाने रीडिंग के लिए वगैरह अगर कुछ, हाँ, तो उसमें कुछ अगर कोई मैं रीडिंग्स आपको हैं भेज उसकी दूंगा। या कोई बुक मैं वगैरह, तो अब्दुल्ला, वो मैं आपको भेज शेयर दूंगा। करना ज़रूर। राइट। पर एक पर्सनालिटी 4th सेमेस्टर में बीए के पढ़ाया जाता है वैसे, कि पर्सनालिटी थ्योरीज की पूरी किताब है, उसमें सभी लोगों के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। वो उस किताब से आप पढ़े, बहुत अच्छी किताब है। मैं भेज दूंगा कंटेंट। भेजना है, ओके। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला। अंशिका, यू कैन कंटिन्यू, डू योर पार्ट। थैंक यू एवरीवन। Okay. Today's thought is when you are winning, you are not as good as you are. And when you are losing, you are not as bad as you think you are. Hey, you are just a man. Like we are thinking we are too busy to comparing others, we are too quick to just judge others, but we are too late to understand ourselves. Thank you for today's class, joining our class, and we will meet again. Thank you for that. ओके ओके, थैंक यू अंशिका, योर वॉइस इज फ्रीकिंग, ग्लिच आ गया। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।